टोटल नी रिप्लेसमेंट बेसिकली करते हैं हम जब हमारे घुटनों में आर्थराइटिस हो जाती है। अब आर्थराइटिस क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे सारे जोड़ों में हड्डियां होती हैं और हड्डियों के ऊपर एक पतली सी कार्टिलेज की एक परत होती है जो बिल्कुल 2 mm या 3 mm की होती है। तो उम्र के हिसाब से या इन्फेक्शन या चोट लगने वजह से अगर वो कार्टिलेज अगर वो घिस जाती है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो दोनों एक दूसरे में टकराने लगती हैं, जिससे कि पेशेंट को दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, हड्डी टेढ़ी हो सकती है। तो इस आर्थराइटिस को बेस्ड ऑन एक्सरे और कितना दो हड्डियों के बीच में गैप है, हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। पहले 3 स्टेज में हम इंजेक्शन, गोलियां, कसरत से हम पेन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट चौथे स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में पहुंच जाता है, उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है अगर पेशेंट को कंप्लीट पेन रिलीफ चाहिए तो। पेशेंट हमेशा ऑपरेशन की बाद की कहानी पूछते हैं, ऑपरेशन के पहले की नहीं। तो मैं पर्सनली अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि पहले ऑपरेशन के 1 महीने पहले से मैं पर्सनली उनका प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ कसरत स्टार्ट करने को। पहले से अगर पेशेंट कसरत करना शुरू करते हैं तो उनकी मसल में वीकनेस नहीं रहती है, तो ऑपरेशन के बाद उनकी रिकवरी फास्टर होती है। उन्हें अच्छा खाने के लिए बोलता हूँ, अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करने को बोलता हूँ। बिकॉज अगर वो अच्छा खाना खाएंगे, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और बाद में भी रिकवरी फास्टर होगा। अगर पेशेंट को बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है, तो मैं ये पेशेंट को बोलता हूँ कि वो उस चीज को पहले से नॉर्मलाइज करें। ऐसा नहीं कि शुगर बहुत हाई है और हम ऑपरेशन कर दें, नहीं, शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं होता है पेशेंट को, जैसे बीपी बहुत हाई हो जाना, शुगर ऊपर नीचे होना। तो पेशेंट के लिए भी वो चीज फायदेमंद होता है, सर्जन के लिए भी अच्छा होता है, एंड ओवरऑल रिकवरी बहुत फास्ट होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई नई सर्जरी नहीं है, ये पिछले 30 40 सालों से की जा रही है। और 30 40 सालों में बहुत बहुत नई टेक्निक्स में आ गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा हम सोच सुनते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि जितनी हड्डी जहां की खराब हुई है बस उसको ही चेंज करते हैं, जो नॉर्मल हड्डी हमारी अच्छी है उसको छोड़ देते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट और एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। फिर इतने नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, कुछ गोल्ड के इम्प्लांट्स आते हैं, कुछ क्रोमियम क्रोबाल्ट के इम्प्लांट्स आते हैं। तो अलग अलग चीजों से बनी हुई इम्प्लांट, कुछ बोलते हैं कि ये गोल्ड बेटर है बिकॉज उसमें पेशेंट को रिएक्शन नहीं होता है, जो पेशेंट को बहुत एलर्जी होती है उनके लिए वो बेटर है। तीसरा, हमें इंडिया में हम पिछले 5 से 6 सालों में हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी करने लगे हैं, जिसके कि बाहर तो देशों में काफी सालों से हो रहा है, इंडिया में नया है। और ऐसा कहा गया है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट नॉन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से और भी ज्यादा अच्छा है। अब हमारे इंडियन मार्केट में आज के डेट में कुछ 4 से 5 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अपने 4 या 5 अलग अलग रोबोट्स हैं। बट बेसिकली सारे रोबोट्स के जो फायदे हैं वो सेम है। जो हम रोबोट से जब ऑपरेशन करते हैं तो काफी पॉइंट्स में वो कन्वेंशन से बेटर है, मतलब नॉन रोबोटिक से बेटर है। जैसे कि पहली तो प्लानिंग। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो उनका एक्सरे सीटी स्कैन कराते हैं, वो हम रोबोट को भेजते हैं उसके सॉफ्टवेयर में। तो ऑपरेशन के पहले ही रोबोट पूरी प्लानिंग करके रखता है कि ऑपरेशन कैसे होने वाला है। तो एज अ सर्जन मुझे पहले से पता रहता है कि मुझे इतना बड़ा इम्प्लांट यूज करना है, ये प्रॉब्लम मुझे कठिनाई आ सकती है ऑपरेशन में, इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता हूँ। तो प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, पहले से मुझे पता रहता है। दूसरी बात कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं हमें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे सब दिख रहा होता है। तो जो एक्यूरेसी हम बोलते हैं वो मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब इतनी ज्यादा जो हमें नेकेड आई से जब हम देखते हैं हमें समझिएगा में नहीं, इतना वो रोबोट हमें बताता है। तो जितने बड़ा इंसिजन जो हमें टाका मारते हैं वो भी छोटे से टाके में हम पूरा ऑपरेशन कर पाते हैं, जिससे कि पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट को खून की कमी कम होती है, और कहते हैं कि उसमें रिकवरी भी ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू नॉन रोबोटिक। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा की गई सर्जरी कौन सी है दुनिया में, तो नी रिप्लेसमेंट का नाम टॉप 5 में आता है किसी भी देश में, आप इंडिया में करें या यूएस में करें। रीजन इसका ये है कि ये सर्जरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पेशेंट जो वॉकर
पे वॉकर या व्हील चेयर रिडन हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं अगर उनको अच्छे से ऑपरेशन किया गया हो और पेशेंट और डॉक्टर की सारी बात माने। तो इस चीज के लिए हमें पेशेंट को हम बताते हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंट को चलने के लिए उनके मांसपेशियों में ताकत होनी चाहिए। वो हमें फिजियोथेरेपिस्ट दिखा दिलाते हैं और पेशेंट दिलाता है। तो फिजियोथेरेपी और पेशेंट अगर ये दोनों अच्छे से बात मान ले और अच्छे से 3 महीने बहुत अच्छा एक्सरसाइज करें, तो बिल्कुल पेशेंट वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है। काफी सारे पेशेंट्स हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। सो इतना अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। बट हमें पेशेंट को बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी तीनों का हमें ध्यान देना होगा, और तीनों उतनी ही जरूरी है। पोस्ट सर्जरी शुरू के 1 हफ्ते में पेशेंट को दर्द होता है, जो कि हम मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। और हम पेशेंट में आज के डेट में इतने अच्छे मेडिसिन आ गए हैं, नर्व ब्लॉक आ गया है, इतने सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता है। हम खुद पेशेंट को 12 घंटे के बाद पूरी वजन दे करके वॉकर पे चलाते हैं। पेशेंट थोड़ा सा ही चले, बेड से 10 फीट चले वापस बेड पर आ जाए, बट वो पेशेंट को वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ। पेशेंट को मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप रेस्ट करो, पेशेंट को चलना चाहिए, पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए। वो जितना करेंगे उनका उतना अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और इतनी अच्छी रिकवरी होगी। तो पहली चीज ये है कि फिजियोथेरेपी करना है उनको। थोड़ी दर्द हो रही हो, आप डॉक्टर को बोले कि मुझे दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन देंगे, लेकिन फिजियोथेरेपी बिकॉज ऑफ पेन कभी बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वोंड का केयर, मतलब कि अगर आपके वहाँ स्टिकिंग वो अपनी ड्रेसिंग लगी हुई है, तो उस ड्रेसिंग को क्लीन रखिए। उस पे खाना हो गया, यूरिन हो गया, पानी हो गया, ये सब नहीं लगना चाहिए। उसको 2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते में सारे टाके निकल जाते हैं, पेशेंट पूरा पैर मोड़ने लगता है 90 डिग्री से ज्यादा। तो तब तक हमें उन टाकों पे ध्यान देना है कि वो ड्रेसिंग बिल्कुल वाइट हो। अगर उसमें थोड़ी सी ब्लड या थोड़े से गंदा हो गया हो, आप तुरंत उसका फोटो खींच के अपने सर्जन को भेजिए कि इसका ड्रेसिंग चेंज कर दूं कि नहीं। अगर सर्जन ने बोला ड्रेसिंग चेंज करना चाहिए, तो ट्रेन चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज वो फिर इन्फेक्शन का एक सोर्स हो बन सकता है। तीसरी बात, आपका शुगर, आपका डायबिट, आपका थायराइड, आपका बीपी, ये सब बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। मिथ्स बहुत सारे हैं। मैं जितने पेशेंट से मिलता हूँ, मुझे इतनी नई नई चीजें मुझे पता चलती हैं कि ये भी पेशेंट गेट आउट हो सकता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक पेशेंट को बताया नी रिप्लेसमेंट के बारे में। पेशेंट ने मुझे रोका और मुझे बताया कि सर, अगर आप घुटने के ऊपर अगर आप टाका मार देंगे तो घुटना मुड़ेगा कैसे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि पेशेंट को बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, और हम जितना ज्यादा इसको क्लियर करेंगे उतना उनके लिए फायदेमंद है। तो फर्स्ट थिंग, पेशेंट को ये लगता है कि घुटना मुड़ना बंद हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। मैं जितने भी पेशेंट होते हैं उनका ऑपरेशन में, जब उनका नी बेंड ऑपरेशन जब हो जाता है, उनका पूरा नी बेंड करता हूं, जो कि 110 से 120 डिग्री के आसपास रहता है हर सर्जरी में। और पेशेंट को मैं दिखाता हूँ कि देखिए, आपका घुटना 120 डिग्री मुड़ा था ऑपरेशन के बाद, आपको ऑपरेशन के 2 हफ्ते के बाद तक आपको पूरी घुटना आपका मुड़ जाना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं कि घुटना मुड़ता नहीं, घुटना सीधा हो जाता है और घुटना पूरा मुड़ता है। दूसरा, पेशेंट को डर रहता है दर्द का, दर्द कितना होगा। तो आजकल के जमाने में, जैसे मैंने बोला, इतने अच्छे नर्व ब्लॉक्स हैं, मेडिसिन है जो बिल्कुल सेफ है। पेशेंट्स को लगता है अगर मैं दर्द की दवाई खाऊंगा तो लिवर किडनी खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही मेडिसिन को सही डोसेज में दें, पेशेंट अच्छे से 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए, लिवर और किडनी पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, कुछ पेशेंट बताते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, उन वो तो नहीं चल पा रहे हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या। तो दूसरों का जब लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो लोग हमेशा जिनके साथ खराब हुआ या खराब रिकवरी हुई वो हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन जो जितने ज्यादा 100 150 लोग जो बोले कि अच्छा ऑपरेशन हुआ है, वो हम नहीं देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सिर्फ सर्जन नहीं है, पेशेंट ने सर्जन की सारी बात मानी कि नहीं मानी, सर्जन ने अच्छी सर्जरी की कि नहीं की, और सर्जरी के बाद पेशेंट ने अच्छी फिजियोथेरेपी की कि नहीं की। अगर ये तीनों चीजें साथ में हो, तो फ्यूचर में भी पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें कभी भी किसी पेशेंट का बैड एक्सपीरियंस होता है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या आपने अच्छे से
3-4 महीने फिजियोथेरेपी किया, क्या आपने डॉक्टर की कही हुई सारी बात मानी, तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। दूसरा है लाइफ ऑफ इम्प्लांट्स। पेशेंट पूछते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, तो मेरे एक्सपीरियंस में इम्प्लांट्स 15 से 20 साल चलते हैं एवरेज। और फिर उसके बाद हमें रिवीजन सर्जरी करना पड़ता है। रिवीजन सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो इम्प्लांट्स वीक हो गए हैं हम नए इम्प्लांट डालते हैं, तो उनकी भी लाइफ उतनी ही अच्छी है और उसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू प्राइमरी। बट रिवीजन सर्जरीज के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेशेंट का पैर पूरा मुड़ता है, पेशेंट पूरा वजन लेके चलता है। और आखिरी है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने का डर। तो देखिए, इंडिया में अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सेंटर्स आ गए हैं कि इन्फेक्शन रेट बहुत बहुत कम हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। बट वहां भी हमारी हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, सर्जन को सारे ध्यान देना चाहिए और पेशेंट को भी घाव का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब रहे तो इन्फेक्शन का रेट नेग्लिजिबल के करीब है, बिल्कुल।